यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग इसको ओल्ड एज डिजीज मानते हैं। इसलिए यंग ऑनसेट पार्किंसन जो पेशेंट्स रहते हैं जिसको 40 के पहले हो जाता है, वो कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमको तो पार्किंसन हो ही नहीं सकता है। टू पोस्चर एंड अगेन वी रिलेटेड टू ओल्ड एज, 70 साल का है आदमी तो टूप हो जाता है पोस्चर। That is one of the reason. Another reason is loss of balance. Slowness and tremor are very common, and those are the things where you can seek a medical opinion and find out whether you are suffering from Parkinson's disease or not. We have been able to identify only in 10 to 15% of patients. So 10 से 15% patients में अभी genetic studies बहुत elaborate हो रहे हैं, इसलिए नए नए जीन्स मिलते हैं। लेकिन अगर मुझे एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में जवाब देना है तो ये जेनेटिक नहीं है। जो डर है कि मेरे को कंप्लीटली डिसेबल्ड हो जाऊंगा, मेरे को पूरा सहारा की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं होगी। आपके सामने मिस्टर जुवेकर है जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, घर में खुद एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, वो आज बोलते रहे कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। हेलो एवरीवन, इट्स वर्ल्ड पार्किंसंस डे। और जब भी हम पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि उनकी लाइफ हमेशा एक जैसी डिजेनरेटिव होगी, उसका कोई क्योर नहीं है। बट आज मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें पार्किंसंस डिजीज़ की दुनिया का मिरेकल मैन कहा जाता है, डॉक्टर परेश दोषी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट टुडे। मैं आप लोगों को बता दूं दैट डॉक्टर दोषी इज़ अ पायनियर इन फंक्शनल न्यूरोसर्जरी, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है न्यूरोसर्जरी की, एंड इट इज़ यूज्ड टू क्योर एंड ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। डॉक्टर Doctor has performed more than 700 brain surgeries on Parkinson's patients, right? Exactly, yeah. And I think let's begin with the basics first. मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएं कि Parkinson's disease exactly होता क्या है। हाँ, तो लेट मी टेल यू, पार्किंसंस डिजीज एक डिजेनरेटिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। ब्रेन के कोष खत्म हो जाते हैं तभी ये होता है, और इसकी सबसे ज़्यादा प्रूफ इज बिकॉज के ये एज रिलेटेड है। तो जैसे जैसे हम एज बढ़ती है, जैसे आर्थराइटिस आता है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। 15 साल के बच्चे में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं, पर 45 ईयर्स में चालू हो जाता है आर्थराइटिस, एंड आगे जाके नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो इसी तरह से कई पेशेंट्स के ब्रेन के कोष जो डिजेनरेट होने की वजह से घिस जाते हैं, अगर ले पर्सन की भाषा में, तो उसकी वजह से डोपामिन ब्रेन के अंदर कम हो जाने की वजह से ये पार्किंसंस होता है। और एक प्रकार से देखे जाए तो 60 के दशक में पार्किंसन का प्रिवेलेंस अगर 11 है, तो 80 के पर्सन हु इज 80 years and above, it can become 10 times more. So it increases with the age. Okay, so basically it just happens in elderly people या young लोगों में भी हो सकता है? Most common it is elderly, but young patient में भी होता है। We have treated some patients who are less than 20 years age also. So ये जुवेनाइल पार्किंसंस है, बट हमारा सेंटर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर, इसलिए हमारे पास ये कोई पेशेंट्स आते हैं, बट द प्रिवेलेंस ऑफ दैट इज वेरी स्मॉल। यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग इसको ओल्ड एज डिजीज मानते हैं। इसलिए यंग ऑनसेट पार्किंसन जो पेशेंट्स रहते हैं जिसको 40 के पहले हो जाता है, वो कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमको तो पार्किंसन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो 60 के ईयर्स के बाद होता है। तो मैंने जो सर्जरीज किए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 25% लोग यंग ऑनसेट पार्किंसंस के हैं, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी बढ़ती है और वो प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में होते हैं, तो उनको उसका इलाज भी जल्दी कराना है, बेहतर इलाज करना है, तो ये हो सकता है। बट बाय एंड लार्ज जनरली इट इज एन ओल्ड एज डिजीज। सो एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज, मुझे भी यही लगता था कि ओल्ड एज में ही हमने सुना है सबको होता है, बट क्या इसके सिम्टम्स पहले से आने लगते हैं? जैसे जनरली ट्रेमर्स जो होते हैं वो एक मेजर सिम्टम हम सबको पता है कि पार्किंसंस का होता है। मे बी इन योर 40s, लेट 40s, 50s, क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिससे लगे कि हाँ पार्किंसंस का ऑनसेट हो रहा है या आगे चल के हो सकता है पार्किंसंस? आपने सही पकड़ा, ट्रेमर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज, एंड ज़्यादा करके इसका डायग्नोसिस ट्रेमर से होता है। लेकिन ट्रेमर इज नॉट द ओनली सिम्टम। अगर आप स्लो हो जाते हैं, आपको काम करने में दिक्कत आती है, आपके हैंड राइटिंग चेंज हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मान लो कि 60 ईयर्स की एज है आपकी और आप एक बाजू थोड़े ज़्यादा स्लो हो गए, दूसरी बाजू नॉर्मल है। कई पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं, सर काफ़ी टाइम से हम देखते थे कि उनका एक हाथ हिलता ही नहीं था चलते समय, हम जब भी चलते तभी अपना हाथ अप डाउन होता है नेचुरल रिदम से।
तो वो नहीं होता है, और एक बाजू थोड़ा स्लो हो जाता है, या एक बाजू पैर थोड़ा घिस के चलते ऐसा लगता है, पूरा स्लो हो जाते हैं तो उसके अलग अलग रीजन है। उसके आगे के सिम्टम्स से थोड़े अनकॉमन है, स्टूप पोस्चर, एंड अगेन वी रिलेटेड टू ओल्ड एज, 70 साल का है आदमी तो स्टूप हो जाता है पोस्चर, दैट इज वन ऑफ द रीजन। अनदर रीजन इज लॉस ऑफ बैलेंस, सो पीपल फील दैट चलते चलते उनका बैलेंस जाता है। तो ये सब चिन्ह अगर आते हैं, दूसरे दो सिम्टम्स बहुत नॉट यूजुअली कॉमन, वो एडवांस पार्किंसंस के लिए होते हैं, बट पहले दो स्लोनेस एंड ट्रेमर आर वेरी कॉमन, एंड दोज आर द थिंग्स वेयर you can seek a medical opinion and find out whether you are suffering from Parkinson's disease or not. Okay. Also, very importantly, is this hereditary या genetic? Because I have a friend जिसकी mother को Parkinson's है और उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि oh God, क्या मुझे भी ये होने वाला है? ये तो नेचुरल फियर है, किसी को भी होगा, कोई भी डिजीज, स्पेशली ये टाइप का डिजीज तो सबको डर लगता है। हाँ, बिकॉज पेरेंट्स में अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो या सबको पता है कि डायबिटीज है तो जेनेटिक होगा, डायबिटीज ये ब्लड प्रेशर। सो द क्वेश्चन इज फॉर वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई ओनली इन 10 to 15% ऑफ पेशेंट्स। सो 10 से 15% पेशेंट्स में अभी जेनेटिक स्टडीज बहुत इलेबोरेट हो रहे हैं, इसलिए नए नए जीन्स मिलते हैं। लेकिन अगर मुझे एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में जवाब देना है तो ये जेनेटिक नहीं है, ऐसा पकड़ के चलो। सो क्योंकि 80% 90% में तो नहीं होने वाला है। सो अगर फादर को है तो उसका मतलब नहीं है कि चिल्ड्रन को आएगा। सो वी कैन सेफली से एंड पर्सन शुड नॉट हेजिटेट कि भाई मैं इसके साथ मैरिज करूंगा, या मेरा लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स को है, या मेरे लाइफ पार्टनर, या तो मेरे को है तो मेरे चिल्ड्रन को होगा। आइदर वे, कोई पेशेंट ऐसा डरते हैं कि भाई मेरे को है तो मेरे चिल्ड्रन को होगा, तो वो भी डरने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर ऑल्सो, यू डू नॉट हैव टू वरी कि भाई इसके फादर को पार्किंसन है, मुझे भी हो जाएगा। एंड व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू जिनका डायग्नोसिस हो गया है कि उनको पार्किंसंस है, व्हाट इज द फर्स्ट राउंड ऑफ मेडिकेशन या क्या उनको दिया जाता है, ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है? सो आई थिंक इनिशियली पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स का ट्रीटमेंट मेडिकली है, okay, only medicine. And now because of certain work that we have done, we will talk about it later, थोड़ा मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, बट मेडिकल ट्रीटमेंट करीबन 4 या 5 साल तक आपको आराम से गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा। अगर आप गोली खाते हैं तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको पार्किंसंस है। प्रॉपर मैनेजमेंट है। कई पेशेंट बोलते हैं मुझे मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है, बट दे आर नॉट श्योर वेदर दे आर टेकिंग द राइट मेडिसिन, दे आर नॉट श्योर वेदर दे आर टेकिंग द मेडिसिन द राइट वे, क्योंकि कई बार अगर सही तरह से मेडिसिन ले नहीं जाती तो फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अगर आपको इनिशियल पार्किंसंस है और 5 साल 6 साल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेडिसिन लेने से। ओके, सो मेडिसिन इज अ गुड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, एंड वो तो प्राइमरी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। उसके बाद हमको आगे का कुछ सोचना है, जब भी अगर साइड इफेक्ट वगैरह आता है तो कुछ होता है इन मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट? व्हाट आर द टिपिकल साइड इफेक्ट्स? जैसे जैसे लंबे समय तक ये पार्किंसंस की मेडिसिन जाती है, उस टाइम पे 2 चीज़ होती है। ब्रेन में डिजेनरेशन तो चालू ही है, क्योंकि मेडिसिन, हमारे पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे मैं डिजेनरेशन स्लो कर सकूँ। एंड एज द डिजेनरेशन कंटिन्यूज, सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज एडवांसेस, उनकी तकलीफें बढ़ती जाती है, बैलेंस जाता है, चलने में दिक्कत आती है वगैरह वगैरह। और एट द सेम टाइम बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो उसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट्स आना चालू हो जाता है। मेडिसिन का कभी कभी पावर नहीं आता है। मेडिसिन गोली खाते, इट इज़ लाइक अ बैटरी इन अ टॉय। गोली मेडिसिन डाली और पेशेंट चालू हो गया काम करने का, मेडिसिन का पावर गया और फुश करके बंद हो गया। तो दैट इज ऑन एंड ऑफ, वी कॉल इट ऑन एंड ऑफ इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। एक्चुअली जैसे खिलौना ऑन और ऑफ होता है, ऐसा होता है। और ये जो ऑन ऑफ शुरू में होता है तभी कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पता होता है पेशेंट को कि मैं गोली खाता हूँ, मेरे को 4 घंटा पावर चलेगा, तो 6 बजे गोली खाइए तो दूसरी गोली में 9:30 10 बजे खा लूंगा, तो 10 बजे के बाद वापस 4 घंटा पावर चलेगा। तो ही इज मैनेजिंग हिज लाइफ। बट एज द डिजीज एडवांसेस, कभी 2 घंटा पावर चलता है, कभी आधा घंटे तक पावर ही नहीं आता है, तो उसको पता नहीं है कि कभी पावर आएगा कभी पावर जाएगा। तो दैट अनसर्टेनिटी इज मच मोर वरीसम। दूसरा आता है डांसिंग मूवमेंट्स, डिस्काइनेसिया, कि गोली का पावर आता है लेकिन ज्यादा आ जाता है तो पेशेंट हिलने लगता है। So this kind of dyskinesias are disturbing because they are social embarrassment. And the third important side effect of medicine is hallucinations. वो उनको लगता है कि मेरे को कोई देख रहा है, कोई मुझे सोच रहा है। मैंने 1999 में जो पहला ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन
that was the second patient, on a lady whom I operated, felt that every time, even the house was completely closed, people are watching her from outside. So अच्छा she could not live only in the house. वो घर में ही नहीं रह सकती थी, बोलती थी मेरे को वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है. तो उसकी वजह से हमको इसका ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि दवाई देते ही उसको साइड इफेक्ट होता है. तो दवाई अगर देते नहीं है, इट्स पेट्रोल इन अ कार, व्हाट डू यू डू? इफ यू कांट पुट पेट्रोल, यू हैव टू मेक इट इलेक्ट्रिक. व्हाट डू यू? टुडे हाइब्रिड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बना दिया गाड़ी तो चलती है. तो ये इलेक्ट्रिक है जो अभी हम आगे बात करेंगे. बिल्कुल डॉक, आई थिंक दिस इज अ गुड लीड इन टू द डीबीएस नाउ. करेक्ट, या Where does the surgery come in this whole scenario? Correct. Where does this fit in? Like who's eligible for the surgery? How do you identify the patients कि इनके ऊपर हम surgery perform कर सकते हैं? कैसे होता है ये? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मेरा थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू एनी कन्वेंशनल डॉक्टर्स. आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ट्रीट करता है बेस्ड ऑन व्हाट ही थिंक्स इज राइट फॉर यू. ये गलत है. डॉक्टर का जॉब है ट्रीट करना विथ अंडरस्टैंडिंग आपको क्या एक्सपेक्टेशन है. आपका जो अगर एक्सपेक्टेशन है मेरे को मैराथन दौड़ना है, और अगर मेरी ट्रीटमेंट में से मैं आपको मैराथन भगा सकता हूं, तो आई हैव नो राइट टू विथहोल्ड ट्रीटमेंट एंड टेल यू कि नहीं आपको मैराथन नहीं दौड़ सकते, आपको पार्किंसन है. व्हेन यू कैनॉट गेट द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय द अवेलेबल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, यू शुड सीक एनी ऑप्शनल अदर ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट. सिंपल चीज है, इसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं जब भी कुछ ट्रीटमेंट कराता हूं मेरे आप को, अगर मुझे उससे संतोष नहीं है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि भाई, और मैं इससे बेहतर चाहता हूं, तो और मेरी उससे बेहतर कुछ अवेलेबल है, मैं एक्सप्लोर तो करूं. फिर जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तभी मैं उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों बताता हूं. वो पेशेंट का चॉइस है वेदर उसको लेना है कि नहीं. मैंने 2002 में जब भी मैं शुरुआत की थी पार्किंसन की सर्जरी, हमने 1998-99 में चालू किया था. एज लॉन्ग एज बैक एज दैट. एंड दैट टाइम इवन यूएसए में ये सर्जरी अवेलेबल नहीं थी. अच्छा. यूएस एफडीए अप्रूवल केम इन 2002, द डीप ब्रेन स्टिमुलेशन. और ये आपने इंडिया में परफॉर्म इंडिया में चालू किया था in 98. Wow. I got a patient who was an ace photographer, super photographer था, कलकत्ता का था. And when he showed me his album, he had a picture from Jawaharlal Nehru to Gandhiji to Lady Lord Mountbatten with himself. So he was that level of photographer. And he came to my clinic at 4 o'clock in the evening from Calcutta on the same day flight. तो वो फ्लाइट से आया था, चल के मेरे क्लिनिक में आता है और बोलता है सर मुझे डीबीएस कराना है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कराना है. तो मैं बोला पहले तो मुझे ये पसंद नहीं आता था. मैं तभी फॉरेन से ट्रेन होकर आया था, तो मेरा माइंडसेट टोटली वेस्टर्नाइज कल्चर के ऊपर, जिस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो साइड पे सेट था. तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया कि मुझे आप बता नहीं सकते कि मेरे को ये कराना है, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे सर्जरी देनी कि नहीं. मैंने बोला क्यों करना है? तो बोले मुझे गोल्फ खेलना है. मैं बोला तुम कलकत्ता से आते हो प्लेन में 4-6 घंटे के बाद, चल के मेरे क्लिनिक में आते हो, तो इससे बेहतर आपका पार्किंसन में कर नहीं सकता हूँ. ये स्टोरी में इसलिए बता रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चीज है वो पर्सनल चीज है. मुझे क्या करना है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डॉक्टर कैनॉट डिसाइड. सो अगर मुझे गोल्फ खेलना है और डॉक्टर मुझे मदद करके कर सकता है, एंड आई डिड ऑपरेट ऑन हिम एंड ही कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ. He played golf. He played golf. Wow. He said कि मैं सुबह में 4 घंटा अच्छा रहता हूँ, लेकिन जब भी टर्फ पे जाता हूँ 2 बजे तभी मुझे स्लोनेस हो जाती है, मुझे नहीं चाहिए. और ही वॉज राइट, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंजॉय दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ. और उसके बाद उसका बाईपास का ऑपरेशन हुआ, नी का ऑपरेशन हुआ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, सब ऑपरेशन हुए उसके. एंड ही कुड कम आउट ऑफ ऑल दिस ऑपरेशंस वेरी सक्सेसफुली बिकॉज ही ऑलरेडी हैड अ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी डन. Okay. So doctor, can you tell us what exactly this deep brain stimulation surgery is? Technically क्या होता है उसके तो अंदर? ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने पूछा, क्योंकि पहले मैं बता देता हूँ कि लेट मी जस्ट टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स. सो पहले अब मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. जैसे जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट आती है और आपका ड्यूरेशन ऑफ ऑन पीरियड कम होते जाता है, शॉर्ट होते जाता है, तो देन यू वांट टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव. तभी ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी आज के दिन में गोल्ड स्टैंडर्ड है. Okay. एंड व्हेन आई से गोल्ड स्टैंडर्ड मींस
that is acceptable level of treatment for any patient of Parkinson disease. So it is not an experiment, it is not a new surgery. जैसे मैंने आपको बताया 98 से चालू हुई थी, आज almost 600-700 surgeries हम कर चुके हैं, and with a good outcome in almost all patients. So when the disability of the patient starts increasing, that break. Now deep brain stimulation surgery ऐसे बोला जाए तो बहुत टेक्निकली सिंपल है. इधर एक छोटा होल करते हैं, ओनली 1 सेंटीमीटर होल, 12 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर होल, एंड उसके थ्रू एक वायर डालते हैं ब्रेन के अंदर, एंड दिस वायर्स गोज इनटू द ब्रेन एंड टू अ पर्टिकुलर स्पॉट इन द ब्रेन वेयर दिस सेल्स ऑफ पार्किंसन डिजीज डिसेबिलिटी आर देयर. मैं खाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैं मेडिकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ. तो जो कोश मस्ती कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना. इट्स लाइक अ टीचर दैट आई एम सेंडिंग इनसाइड द स्कूल, एंड वो प्रिंसिपल या टीचर उसको कोश को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा. अभी मेरे को ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट देना है तो कैसे दूंगा? तो आई हैव टू पुट अ बैटरी. तो एक प्रोग्रामेबल पेस मेकर होता है, वो इधर डालते हैं. ये सिमिलर टू द हार्ट पेस मेकर, सेम चीज है, सिमिलर. और ये यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके वो ब्रेन के वायर को करंट देके कंट्रोल करता है. नाउ ये कंट्रोल कैसे किया जाए, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर आधार है. कितना करंट दोगे, कितना करंट नहीं दोगे, उस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल, एंड द होल सर्जरी इज डन इन अवेक कंडीशन. पेशेंट को बेहोश भी नहीं करते. अच्छा. आप खाली छोटा ऑपरेशन कराने जाओगे तो भी बेहोश करेंगे. इतना ब्रेन ऑपरेशन 4 घंटे का होता है. पेशेंट पूरा होश में रहता है, बातें करता है, हम जोक मारते हैं पेशेंट के साथ और बात म्यूजिक सुनाते हैं. अच्छा. और पेशेंट को पूछते हैं तेरे को किशोर कुमार सुनना है कि मोहम्मद रफी सुनना है. वाओ. सो ये जो आपने पेस मेकर की बात की, ये इसको लाइक कंट्रोल कैसे किया जाता है? जो बैटरी होती है बाहर से ऑपरेट होती है, बाहर से प्रोग्रामर होता है. इट्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल, लाइक योर टीवीज रिमोट, एंड आई कैन चेंज एवरीथिंग, एंड दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो चीजों में हम बहुत ही आगे निकल चुके हैं. ये वर्ल्ड का one of the only center, maybe one of the centers only, center of excellence जिसको बोलते हैं, for deep brain stimulation programming. क्योंकि ये मैं एग्जांपल दूंगा, ये बाहर से हम प्रोग्राम कितना पावर देना, कितना करंट देना, कौन से कॉन्टेक्ट में देना, इसके मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन है. Okay. अगर तुम्हारे पास इसका स्किल नहीं है तो यू विल नेवर बी एबल टू कम टू द राइट कॉम्बिनेशन. फर्स्ट. सेकंड, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक्सेल शीट है. मैं, आप, यहाँ के ऑडियंस जो भी बैठे हो, जो सुन रहे हैं, हर एक आदमी के पास एक्सेल शीट है, माइक्रोसॉफ्ट का है, सबने देखा है. बट कौन कैसे यूज करता है वो यूजर पे डिपेंडेंट है. मैं उसको खाली लिस्ट बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसके अलग ही यूज करते हैं, अकाउंटेंट कुछ अलग ही यूज करते हैं. सो पेस मेकर अपने पास अभी आज के जमाने में बहुत अच्छे आ गए, लेकिन उसको यूज करने की अगर स्किल्स नहीं है तो वो उसका इफेक्टिविटी नहीं आने वाला है. सो यू आर सेइंग कि ये जो इसका बाहर से जो रिमोट होता है उसको आपको ही सेट करना होता है, तो आपको ही प्रोग्राम करना होता है, एंड देन यू ऑल मॉनिटर इट आल्सो आफ्टर डूइंग द सर्जरी, एंड द पेशेंट आल्सो. नो आफ्टर सर्जरी द प्रोग्रामिंग एक्चुअली स्टार्ट्स. ये इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा. तो सर्जरी, दूसरे सब मेडिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बाईपास है, सर्जरी हो गया, सब अच्छा हो गया, उसके बाद डॉक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं, रिस्पांसिबिलिटी खत्म. यहाँ पे तो सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके साथ तो उसके बाद तो मेरा और पेशेंट का कनेक्शन चालू होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग मुझे ये पेशेंट को कंट्रोल करना है, मदद करनी है. और अगर ये पार्किंसंस का पॉडकास्ट पार्किंसंस का पेशेंट सुन रहा है तो उसको ख्याल में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ. एवरी 3 years his disease changes from one type of pattern to the other type of pattern. मान लो कि पहले 4 साल में आपको ट्रेमर ज्यादा तकलीफ देते थे, दूसरे 4 साल में आपको स्लोनेस ज्यादा देती है. और किसी का 12 साल 15 साल का डिजीज है, वो बोलेगा सर स्लोनेस और ट्रेमर को तो छोड़ दो, मुझे तो 15 और प्रॉब्लम्स आ गए हैं. और मुझे ये सब प्रॉब्लम्स ये पॉडकास्ट में नहीं बता के पेशेंट को डराना नहीं है, बट काफी और प्रॉब्लम्स आते हैं. और जो सुनता है उसको मालूम है कि सर सही बोल रहा है कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम, चलने का प्रॉब्लम है, बैलेंस जाता है, गिरता हूं मैं. तो ये हर एक टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम्स उसके डिजीज की जर्नी में आएंगे. तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तो शुरुआत है, उसके बाद कैसे प्रोग्राम करके उसको कंट्रोल करना, कौन सा प्रोग्राम चेंज करना. तो यूजुअली हमारा पैटर्न ये रहता है कि हमको साल में एक आध बार पेशेंट को देखना पड़ता है, कि जिसको हम बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग. कि आपके सिम्टम्स चेंज हो गए तो मेरे को उस तरह से आपको एडजस्ट करके फाइन ट्यून करके देना है.
अच्छा, मुझे लगा ऐसे हर 15 दिन में आपके पास नहीं आना नहीं 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 पड़ता नहीं नहीं, मेरे पास भी वक्त नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। है। मुझे वही लगा, आई नहीं नहीं वांटेड नहीं टू अंडरस्टैंड कि नहीं नहीं कितना ज्यादा नहीं उसको नहीं, प्रोग्रामिंग से दैट इज साल बिकॉज में। आवर स्किल्स। ओके। और पेशेंट को भी हम अभी आज के जमाने में हम 4 प्रोग्राम दे सकते हैं। सो डॉक, आई वांट टू नो कि आपके जो पेशेंट्स हैं बिफोर डीबीएस एंड आफ्टर डीबीएस क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा आप अगर वर्बली बता सकें कि नहीं, मैं वर्बली नहीं बताऊंगा। मैं क्यों? आपको बताता हूँ क्या है, आप पहले देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। देख मैं लीजिए मतलब? I will actually show you what exactly happens with DBS. So व्हाट? let me, yes, I am blessed with one patient who has agreed to be a part of this journey with us and podcast, because उनको अपने तरफ से वो मैसेज देना है कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, ये कितना फायदेमंद है या कितना मेरे लाइफ में कैसे चेंज किया है, वो बताना चाहते हैं। तो हम पहले, मैं वही आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सो यू मीन आपने पेशेंट को यहाँ पे हाँ, इनवाइट किया है? पेशेंट हैज कम। थोड़ा सा ये बजा जाइए। थैंक यू। So doctor, that's the patient, Yes, right? he is the patient. So are you wondering why is he having so much tremors even after Yeah, surgery? that's what I was wondering. आपने तो बोला कि सर्जरी हो चुकी है उनकी। हाँ, एक्चुअली सर्जरी हो चुकी है। खाली आपको बताने के लिए था कि अगर सर्जरी नहीं होती थी तो क्या होता था। वी हैव स्विच्ड ऑफ हिज पेसमेकर। मैंने आपको बताया था ना, वो खिलौनों में बैटरी, तो उनकी जो बैटरी है, इधर है पेसमेकर उनका, तो वो स्विच ऑफ हो चुका है एंड वी विल नाउ स्विच इट ऑन। ये बाहर से रिमोट से चालू कर सकते हैं। So this is the one that you were talking about, जो प्रोग्रामिंग होती है। मिस्टर जुवेकर? Yes, sir. हाँ, नाउ फीलिंग बेटर नाउ? Yes, sir. Okay, can you get up? Oh my God, this is See, his actually tremors and like a everything, miracle. everything has stopped. Sir, are you okay? Yes, sir. I'm completely. Can you walk? Yes. And can you come back from the door, please? Yeah. Come. Oh my God. Please sit. Wow. Can you tell your full name? रविंद्र विश्राम जुवेकर। प्लीज आइए, लेट्स कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। क्या रविंद्र जी बात कर पाएंगे हमसे? या मैं आप बात करेंगे? करेंगे मैम। क्या बात है रविंद्र जी। Thank you. रविंद्र जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस शो पर आए एंड आप बहुत ही प्यारा माउथ ऑर्गन बजाते हैं। थैंक यू मैडम। मुझे ये बताइए कि आपकी सर्जरी कब हुई और सर्जरी के पहले आपको कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है, वो तो हमने देख ही लिया है। सर्जरी कब हुई आपकी? 1924 में, थोड़ा loudly। एक साल बाद पहले, 1 year बैक। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर्जरी से पहले मैं कुछ इंडिपेंडेंट कुछ कर नहीं सकता था। अभी इंडिपेंडेंट मैं अब करता हूँ। मेरे हॉबीज़ में मिली मुझे। मैं चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। एक आदमी हमेशा मेरे साथ रहता था। अभी बहुत 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 उसमें चेंजेस आ गए। अच्छा, तो आप अभी अपनी लाइफ ठीक से लीड कर पा रहे हैं सर्जरी के बाद Yeah. में? One of the important thing was is that he had tremendous amount of disability in turning bed. रात को बिस्तर में से बाहर निकल के वॉशरूम जाना भी बहुत इम्पॉसिबल था। एंड अभी आप अकेले रहते हैं? या And- अकेले रहता हूँ, अकेले रहते गांव में हैं? रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ मैं, सब कुछ। अच्छा, हाँ। राइट। सो आपको सर्जरी के कितने टाइम बाद अच्छा लगने लगा था? वेरी नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे? वेरी नेक्स्ट डे ट्यूमर बंद हो गए मेरे।
बाकी सब बंद हो गया। जो फील अंदर से आता है वो अलग ही आती है। तो आपको फिजिकली अच्छा लगने लगा था, मेंटली पहले अच्छा लगने लगा, आपको क्या क्या फील हुआ सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद कि मैं अभी मेरा लाइफ सेल्फ और जी सकता हूँ, और कुछ दिन मेरे जाएंगे अच्छी तरह से कटेंगे। वाओ! तो सर्जरी होने के बाद डॉक्टर पहले मतलब क्या होता है? पेशेंट की फिजिकल हेल्थ बेटर होती है? मतलब बोथ दे गेट इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रोल ऑफ द सिम्टम्स। जो आपने अभी पेसमेकर चालू बंद करने से देखा, अभी बंद पेसमेकर पे वो आदमी को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि ही इज कंप्लीटली डिसेबल्ड, वो कुछ कर नहीं सकते। राइट। तो दैट इज व्हाट उसने भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपनी अच्छी लाइफ जी सकूंगा। आपका आधा नहीं 70% दर्द चला जाता है जब भी आपको पता चलता है मुझे ये दर्द का इलाज है। जब भी पता नहीं होता है कि इसका इलाज है तभी डर है। और ये पॉडकास्ट से एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि पार्किंसंस मरीज को, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी डिसेबल्ड नहीं रहेगी, आप बिस्तर नहीं पकड़ोगे, जियोगे तब तक आप बिस्तर नहीं पकड़ोगे। हाँ, आपको थोड़ी बहुत तकलीफें आएगी, मैं ना नहीं बोलता हूँ कि तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो डर है कि मेरे को कंप्लीटली डिसेबल्ड हो जाऊंगा, मेरे को पूरा सहारा की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं होगी। आपके सामने मिस्टर जुवेकर है जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, घर में खुद एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, वो आज बोलते रहे कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर्जरी ये चीज़ का इलाज हर एक चीज़ के लिए है, लेकिन हमारे पास कुछ न कुछ करके ट्रीटमेंट है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम सुधार सकते हैं। दैट इज माई ओनली मैसेज। Doctor, how old is he? He doesn't look like very old. No, usually these patients are different ages. कितनी उम्र होगी मेरी आपकी? 61। 61। 61. बट पार्किंसन उनको 10 साल के ऊपर, कितना साल हो गए? 12 साल। 12 साल हो गए। 12 साल। तो इनकी सर्जरी कौन सी एज में हुई? अभी एक साल अभी पहले एक साल पहले ही हुई। 1 year back। Friends, Parkinson's disease is both a chronic and a critical illness. तो इसकी इंश्योरेंस को लेके आई एम श्योर आपके दिमाग में, जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं द न्यू इंडिया अश्योरेंस से मिस्टर धर्मेश सक्सेना। ही इज द डेप्यूटी जीएम देयर एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन आवर कंट्री। सो इट मेक्स सेंस कि हम इनसे बात करें इसके बारे में। सो वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग पार्किंसंस डिजीज के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? Garima ji, I can answer that question in say 3 parts. Okay. So as we know, this Parkinson disease is a progressive disease जो कि धीमे धीमे प्रोग्रेस करती है। एंड तो ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी लेने से पहले इफ उनके पास डिजीज़ हो सकती है, या पॉलिसी लेने के बाद भी डिजीज़ हो सकती है। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ कि अगर उन्होंने पॉलिसी लेने के बाद उनकी डिजीज़ होती है, इफ ही contacts the disease after taking the insurance, then all IPD treatments are covered in our policies. All our policies, all our products do cover Parkinson disease IPD treatments if contacted after the commencement of the policy. Okay. IPD माना हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। Hospital treatment. Correct, yeah. Hospital treatment. Inpatient Yes, treatment, Inpatient treatment. Yeah. Second part, if he already has the disease before taking the policy, there I will split it into 2 parts. As again I said कि ये progress करती है disease, तो अगर early stages है, I think there are various stages, doctor. Yeah, there are 3 stages. If it is a very early stage, he can still take that policy. अच्छा. He can still take any of the products which we are having. We have got 19 products in the retail segments, and he can take any of those products, and Parkinson's disease will be covered after a waiting period in all those policies. If the stage is more, अगर वो advanced stage में है, then we have got a specialized product where we covered disabilities and HIV patients. So that product is known as Atmanirbhar. Okay. So there it can be covered. In that product, would the immediate cover will start, or it will be a No, cooling there period also, Dr. Some Doshi, cooling yeah, period there is a waiting period of 24 months. 24 months. 24 months. 2 years waiting Yeah, period. 2 years. But yeah. then there should not be much difference between the advance or the non-advance, because anyway he is going to wait for 2 years. Yeah. So in the other products, the waiting period is about 3 years. 3 years. Okay. 3 So years. here it can be a little Yeah, expedited. yeah. Okay, interesting. Yeah.
This even I also did not know. So it's a learning from me also. Yes. Yeah. चलिए So बहुत in अच्छी fact, what बात I है. was trying to say, sorry to interrupt Garima, but we have got products in our insurance company. As you rightly said, we are the largest insurance company in general insurance company in India. So we have got products to cater to each and every segment of the society, and including Parkinson's disease. So they are covered in our products, whether it is contracted after or before taking the policy. That's amazing. Also, doctor, tell me if I'm right or wrong. There are medications and then there is a surgery, Surgery, yeah. right? तो आप दोनों चीजें cover करते हैं, medication and the surgery. How does that go? Okay, so I mean, I talked about IPDs. Probably Correct. you are asking about what if there's just a consultation and medications only. नहीं, what she is saying कि अगर इन पेशेंट एडमिट हुए खाली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो सिर्फ भी कवर जैसे होगा. इन्होंने कहा कि अगर medications चल रही हैं किसी की या Yeah, you अगर know, admit होते हैं, then he becomes a IPD patient, and that is covered. And once he is discharged from the hospital, then both the pre-hospitalization and so as in any post-hospitalization is normal covered. जैसे So हम- Parkinson's disease के why he is saying this is कि Parkinson's disease का पेशेंट्स को अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. Exactly. उसको अलग अलग बीमारी भी होती है. अगर मैं एडमिट हो गया न्यूमोनिया के लिए बट पार्किंसंस डिजीज है तो वो कवर करेंगे. Yeah. सो इन पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कोई भी आज के दिन में कोई इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में कवर नहीं करती है. सो इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर करती है. और आपका दूसरा सवाल इनका था कि सर्जरी भी कवर Surgery. करती है. डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है अगर कोई पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज है जो क्वालिफाई करता है, कूलिंग पीरियड भी हो गया, ये सब हो गया, तो उसको सर्जरी है तो No, it is covered. I mean, DBS is also covered in all our products, and after the cooling period, as he said, waiting period it is called. So it is covered. It ये can be waiting covered. period क्या होता है? For a layman, can you guys explain? It is actually called a waiting period. Once the policy starts, there are certain listed diseases which have a waiting period. The cover for those diseases does not start immediately. Okay. It will start after say 2 years, 2 years of continuous insurance, or 3 years of अच्छा. continuous insurance. That's waiting period. तो उसके बाद DBS cover हो सकता है Yeah, उसके अंदर. yeah. सो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, अगर पेशेंट के पास मान लो कि 2 लाख का इंश्योरेंस है, उसने पार्किंसंस डिजीज डायग्नोस करने के बाद पता चलता है कि भाई सर्जरी भी मुझे 10 साल के बाद लगेगी, 5 साल के बाद, एंड ही इंक्रीजेस द इंश्योरेंस फ्रॉम 2 lakhs to 10 lakhs. Okay. तो वो 10 लाख का जो इंक्रीज है वो भी कूलिंग पीरियड के बाद ही सॉरी वेटिंग पीरियड के बाद एप्लीकेबल होगा. Yeah. So, डॉक्टर साहब उसमें ऐसा है कि I mean, if you are increasing the sum insured after diagnosis or what करके, so पहले बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब our policies are not covering only Parkinson's disease. It is covering any medical ailment. Parkinson's disease being one of them. वन ऑफ देम, बराबर है. ठीक है. So sum insureds can be increased, लेकिन for the differential sum insured again the waiting period will Waiting apply. period applies. But after the waiting period he is entitled. Yes. He is. So the philosophy is the same, that whatever insurance is there, if there is a list of disease which falls into that Yeah. category of waiting period, Yeah. it has to be waited out and then you get it. And coming back to your question ki DBS ko actually we call it it is classified under modern treatments. Okay. So in our insurance parlance they're called modern treatments, and there are about 21 modern treatments which we do cover. Okay. And DBS is one of them. I'm so glad that you all given insurance And for I DBS. can vouch for them. Lot of my patients have got New India, as he rightly said, is the largest insurance company. Right. So obviously, similarly, because largest number of patients will be having that, and we have not had any problems with any insurance issues. And almost last 10 years, people are now getting aware. Almost like 10 years, we have been Yeah. using the insurance in supporting, and patients have been taking the benefit of that. So I do support what he's saying. Thank you, Dr. Wow. Joshi. But I'll just, in that context, I can just add a little bit. Actually, we are a Tata company. We are 106 years old now, Oh. and it was formed in 1919 by Sir Dorabji Tata. Wow. And that time also the motto was for the well-being of the public. Correct. So and we are proud to say that our all our policies, not only insurance policies, whatever policies we have, they are around customers. We are very customer-centric organization, and we try to do our best for our customers and a long-term relationship.
सुपर, वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपके कोई और भी सवाल हैं इंश्योरेंस को लेके, पार्किंसंस डिजीज से रिलेटेड इंश्योरेंस को लेके, आई थिंक दे कैन राइट देयर क्वेश्चंस इन Sure. नीचे हमारा जो कमेंट सेक्शन है, Sure. and I will make sure that Dharmesh or his team, they reply to your questions so that you have more clarity on this. No. Thank you so much for joining us Thank today, you, and we'll be Dharmesh. very happy to respond, and you can take that as a commitment from my side. Wow, Thank you so much. thank you, Really, appreciate that. Thank you. Very helpful. Thank you. Thank you.